आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पेपर 1 के कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम अपना पहला एमसीक्यू करें, याद कर लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिटी को या अम्लता को प्रभावित करते हैं। पोलैरिटी ऑफ द एक्स एच बॉन्ड, जो एच एफ या एच टू ओ में जो हाइड्रोजन के साथ दूसरे एटम का जो बॉन्ड है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो ये एच एक्स बॉन्ड की तरह इनको प्रदर्शित किया गया है। ये बॉन्ड जितने अधिक पोलर होंगे, ध्रुवीय होंगे, उतना जो एसिड होगा वो उतना अधिक स्ट्रॉन्ग होगा या प्रबल होगा, क्योंकि इसमें से एच जो प्लस है, एच प्लस का निष्कासन आसानी से या प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि वो बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ जो दूसरे एटम का बॉन्ड है वो अधिक पोलर है। अगर हम इन एसिड्स की बात करें तो इसमें जो एच एफ बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन से जो फ्लोरो ग्रुप का है, उन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता की जो इनमें का जो अंतर है वो अधिक है। आप देख सकते हैं इन सभी बाकी हाइड्रोजन और हेट्रोएटम के तुलना में, तो इसीलिए ये अधिक पोलर होगा एच एफ बॉन्ड इन बाकियों के तुलना में, और ये इसमें से एच प्लस का निष्कासन आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि जो एच एक्स बॉन्ड है उसको एच प्लस और एक्स माइनस, और इस केस में एच प्लस और एफ माइनस में आसानी से तोड़ा जा सकेगा, ब्रेक किया जा सकेगा, और जो एच प्लस मिलेगा वो एसिडिटी देगा। तो यहाँ पर एच एक्स बॉन्ड का तोड़ना या टूटना मुश्किल है, किसकी तुलना में? एच एफ की तुलना में। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर एच एक्स बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो एसिडिटी भी अधिक होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर या अगला कारक, साइज ऑफ द एटम। ये देखिए दो एसिड्स को दिखाया गया है, या हाइड्रोजन के साथ हेट्रोएटम का बॉन्ड दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एच एफ बॉन्ड है यहाँ, और एक एच आई बॉन्ड को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरो का जो बॉन्ड है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरो ग्रुप, और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने साथ बांधे रखता है, और हाइड्रोजन को भी वो कस के कम किसकी तुलना में? एच आई की तुलना में ज़्यादा प्रबलता से बांध के अपने साथ रखता है। दूसरे शब्दों में एच एफ बॉन्ड को एच आई की तुलना में तोड़ना मुश्किल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बॉन्ड एनर्जी के द्वारा, बॉन्ड एनर्जी जो है यहाँ पर एच एफ का जो है वो ज़्यादा है और एच आई का कम है। इसलिए भी क्योंकि आयोडो का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एच एफ या में फ्लोरो की तुलना में कम है। ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई। इसलिए भी हाइड्रोजन और आई के बीच में जो बॉन्ड की प्रबलता है वो कम है या एनर्जी कम है, और एच एफ के में एच और एफ के बीच में बॉन्ड की स्ट्रेंथ या प्रबलता ज़्यादा है। एसिड एक्चुअली बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज वी गो डाउन द कॉलम। किसी भी कॉलम, पीरियोडिक टेबल के कॉलम में जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अम्ल की प्रबलता इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस होगा यहाँ पर आई माइनस, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मोरोवर जो आई है उसके साथ जो एच का जो बॉन्ड है वो कम प्रबल या तुलनात्मक रूप से दुर्बल होगा इस केस में, जहाँ कि हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम में जा रहे हैं। तो साइज ऑफ द एटम, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो हाइड्रोजन के साथ उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो प्रबलता है, वो घटती जाती है और H प्लस का निष्कासन आसान हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वो है 10⁶, ये है 10⁹। इसी तरह से
आप देख सकते हैं कि ये वीडियो को कॉम्प्रेस करते वक्त ये चीज़ें हो गई हैं। दिस इज़ 10⁶, दिस इज़ 10⁹, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है HI की डिसोसिएशन कांस्टेंट की है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि इसकी जो एसिडिटी है इससे काफ़ी कम है। साइज़ इसका छोटा है, इसका बड़ा है आयोडो का। तो साइज़ बढ़ते बढ़ते जो एक ही तरह के अगर एसिड्स हों तो डाउन द कॉलम एसिडिटी बढ़ती है। क्योंकि इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस है इस केस में I-, उसकी स्टेबिलिटी F- की तुलना में ज़्यादा होगी, तो भी एसिडिटी, इसी वजह से भी एसिडिटी HI की ज़्यादा होगी। चार्ज ऑन द एसिड और बेस, एसिड और बेस के ऊपर क्या चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी कैसी है। कंपाउंड्स बिकम लेस एसिडिक एंड मोर बेसिक, लेस एसिडिक एंड मोर बेसिक एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज जैसे ही बढ़ता है तो एसिडिटी जो है वो घटती है और बेसिसिटी बढ़ती है, जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ भी है यहाँ, क्योंकि फास्फोरस के एसिड्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जो एसिड के H+ के निष्कासन के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो जितना अधिक स्टेबल होगा, एसिड भी उतना अधिक स्टेबल होगा। दूसरा एक और फैक्टर है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो केंद्रीय एटम है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल से देख सकते हैं कि ए वैल्यू या डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि HOCl से लेकर HOClO3 तक जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 10⁻³ है, 10⁻³ ये 10⁻² है। और आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का वो +1 से लेके +7 तक बढ़ता जा रहा है। यहाँ ये बढ़ रहा है और एसिडिटी भी बढ़ रही है। तो ये भी एक जो कारक है, फैक्टर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो एसिडिटी है वो बढ़ती है। The tendency of an atom to draw electrons towards itself increases as the oxidation number of the atom increases। देखिए जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ता जाता है तो उसका ये टेंडेंसी या उसकी प्रवृत्ति हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांधे रखे। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखे तो H+ जो है उसका निष्कासन आसान हो जाता है, क्योंकि जो एटम है उसके साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हेट्रोएटम अपनी ओर खींच लेता है या उस अपनी ओर ले लेता है, जिससे यहाँ X- और हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, उसको देना पड़ता है तो वो H+ के रूप में निष्कासित हो सकता है। यानी एसिडिटी बढ़ती है ऑक्सीडेशन जो नंबर है उसके बढ़ने के साथ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ये कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, इनमें से पूछा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें से कौन सा है। हमने देखा था कि HF में F का साइज़ छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण HBr की तुलना में वो हाइड्रोजन से बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ रहेगा, और जिससे कि H+ का निष्कासन इतना आसान नहीं होगा HF से। इसलिए अगर हम इन दोनों को देखें तो हमें मालूम है कि HBr की एसिडिटी जो है HF की तुलना में ज़्यादा होगी। इसके अलावा जब हम यहाँ देखते हैं, इसके अलावा भी एक और चीज़ है कि डाउन द कॉलम अगर हम जाते हैं, कॉलम में अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो भी एसिडिटी जो है वो बढ़ती है। तो HF और HBr में भी HBr की एसिडिटी ज़्यादा होगी। As the charge density on the conjugate base increase, जो conjugate base होगा उसके ऊपर अगर चार्ज की डेंसिटी, कोई भी conjugate base है यहाँ X- और X-, तो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जैसे ही चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी जो एसिडिटी है वो घटती जाती है।
तो ये लास्ट लाइन इस जो स्लाइड का जो लास्ट लाइन है उसमें आप इस चीज़ को देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं तो HF नहीं होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक। और अगर हम देखें H2S और H2SE, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ब्रोमो की तुलना में कम है। उसके बाद इनके जो चार्जेस हैं वो भी 2- हैं। और इस वजह से भी ये जो कॉन्जुगेट बेस है उसके ऊपर 2- चार्जेस हैं। इनके वजह से भी और इसके अलावा एसिडिटी की वजह से भी, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी इनकी जो अम्लीयता कम होगी HBr से। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो HBr है। और ये आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि आप देख सकते हैं ये आंसर सपोर्ट हो रहा है। According to the Bronsted-Lowry theory, acid out of the following is, Bronsted-Lowry जो सिद्धांत है उसके अनुसार इनमें से कौन सा एसिड है। देखिए, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो है एसिड प्रोटॉन दाता होता है और बेस जो है प्रोटॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। तो हमें एसिड पूछा गया है, प्रोटॉन दाता होना चाहिए, तो उसमें प्रोटॉन तो हो, तो इसमें प्रोटॉन नहीं है, इसमें प्रोटॉन नहीं है। अब बचता है NH3 और H3O प्लस। इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के लोन पेयर होता है और ये बेस की तरह कार्य करता है। जबकि आप देख सकते हैं कि H3O प्लस में जो H2O हाइड्रोनियम आयन है ये, तो इसमें H3O प्लस इज दिस, यहाँ ऐसे बना है, तो ये आसानी से H प्लस डोनेट कर सकता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार अम्ल है। Which of the following set does not represent acid strength correctly? जो निम्नलिखे हुए जो क्रम हैं इनमें से कौन सा जो सेट है वो सही स्ट्रेंथ प्रबलता जो है अम्ल का वो नहीं प्रदर्शित करता। याद कर लेते हैं कि smaller the size and greater the electronegativity of Z in HOZ। अगर कोई इस तरह से ऑक्सी एसिड है HOZ, जिससे जैसे कि यहाँ HOCl और HOBr है, तो छोटा साइज होने पर जो एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो इनमें से छोटा साइज इसकी है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्लोरो की Br से ज़्यादा है, तो ये जो क्रम दिखाया गया है वो करेक्ट है। इसके अलावा हमें मालूम है कि H2S की तुलना में, क्योंकि जो S का साइज़ बड़ा भी है और ये कॉन्जुगेट बेस जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है वाटर की तुलना में। तो चौथा भी हमारा जो है ये सही क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। हमें पूछा है कौन सा नहीं कर रहा है सही क्रम को प्रदर्शित। इन दोनों की अगर एसिडिटी को हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड और हाइपो फॉस्फोरिक एसिड का जो अगर हम देखते हैं, ये एक क्लासिक केस है। इसमें जो कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस जो इनका बनेगा, कॉन्जुगेट बेस इसका जो है वो कम स्थायी है, इसीलिए वो प्रोटॉन को फट से वापस एक्सेप्ट या आकर्षित कर लेता है, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड की अम्लता इसकी तुलना में कम है। और जबकि ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो प्रोटॉन को उतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। ये प्रोटॉन को, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है। इन दोनों का अगर अध्ययन किया जाए आपस में तुलनात्मक रूप से, इसी वजह से जो H3PO4 की जो एसिडिटी है H3PO2 से कम है। तो ये भी सही क्रम दिखा रहा है, ये भी सही क्रम दिखा रहा है, ये भी सही क्रम दिखा रहा है, जबकि ये सही क्रम नहीं दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, एक ग्रेटर द नंबर ऑफ नेगेटिव एटम्स प्रेजेंट इन द ऑक्सी एसिड्स
स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड, ये है कि अधिक अगर ऑक्सी एसिड्स में, ये ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड में नेगेटिव जो एटम्स हैं, नेगेटिव एटम्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिटी भी उतनी अधिक होगी। तो यहाँ नेगेटिव एटम्स जैसे Cl और O हैं, ज़्यादा हैं, यहाँ पर Cl और O एक है, एक Cl और O है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, नेगेटिव एटम इसमें ज़्यादा है, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम, जबकि इसका उल्टा दिखाया हुआ है। इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द एसिड स्ट्रेंथ करेक्टली। इसमें जो है सही क्रम जो है या सही अम्लता का जो क्रम है वो इसमें दिखाया नहीं गया है, तो आंसर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ मेथल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ 2,2,7 ट्राईमेथल ऑक्ट 6 इन 4 आइन 3 ऑल। तो सबसे पहले जो हमें इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहिए, और इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मेथल ग्रुप इसमें कितने होंगे। यहाँ पर ऑक्ट है और 3 ऑल है, तो पहले ऑक्ट के लिए तो 8 कार्बन हम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम डबल बॉन्ड डालना शुरू करें। 6 पे इन, पहले नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लेते हैं 1 से लेके 8 तक, और उसके बाद 6 पे हमने देखा डबल बॉन्ड लगाया, उसके बाद 4 पे आइन, 4 पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, और उसके बाद 3 पे ऑल, 3 पे ओ एच ग्रुप लगाया, उसके बाद 2 to 7, तो 2 पे 2 मेथल ग्रुप और 7 पे एक मेथल ग्रुप लगाया, और बाकी को हमने हाइड्रोजन से भर दिया। तो अब हम देखते हैं, इन्होंने हमसे पूछा है नंबर ऑफ मेथल ग्रुप, तो मेथल ग्रुप हम इसमें देखते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4 एंड 5। तो ये टोटल 5 मेथल ग्रुप हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें नंबर 3 ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मेथल ग्रुप इज़ 5। सो इस तरह से हमने इस आंसर को निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 होल 4C इज़। तो सबसे पहले जो है हमने इस स्ट्रक्चर को लिखा। ये जो कार्बन, सेंट्रल कार्बन है वो ये रहा, उसमें हम देख सकते हैं कि 4 एन प्रोपिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एन प्रोपिल ग्रुप हमने 1, 2, 3 और 4 इसमें लगा दिए। और क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो ये सेंटर में है, तो चाहे आप नंबरिंग यहाँ से यहाँ करें या चाहे यहाँ से यहाँ करें, हर हालत में दोनों ही स्टेट कंडीशन में आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन जो है वो साथ ही मिलेंगे, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 इधर से करें चाहे वहाँ से करें। उसके बाद इसका IUPAC नेम पूछा गया है, तो ये हेप्टेन होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हम देख सकते हैं जो चौथे कार्बन पे 2 प्रोपिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 4 डाई एन प्रोपिल जो हेप्टेन है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। याद कर लेते हैं कि जब फ्यूरैन का गैटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन होता है HCl और HCl के प्रेजेंस में, तो इस तरह से 2 पोजीशन पे जो है फॉर्मेलेशन रिएक्शन फॉर्मल ग्रुप लग जाता है, और ये फरफ्यूरल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हमसे पूछा है फ्यूरैन अंडरगोज गैटरमैन रिएक्शन, तो ये गैटरमैन रिएक्शन ही था जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। तो गैटरमैन रिएक्शन से इनमें से कौन सा बनता है? फ्यूराइक एसिड नहीं, फ्यूरैन नहीं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन नहीं, फरफ्यूरल बनता है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये फरफ्यूरल का स्ट्रक्चर है, और यही बना था जो हमने इससे पहले, यही स्ट्रक्चर बना था जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन हमको दिया गया है, और इसमें देखिए आप क्लोरोफॉर्म को सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में और पोटेशियम सॉल्ट लिया है पेरोल का, तो पूछा गया है कि प्रोडक्ट इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो रिएजेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके कार्बीन देती हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, और डाइक्लोरोकार्बीन का जो एक काम है वो है रिंग एक्सपेंशन, रिंग को, वलय का आकार बढ़ा देना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाइक्लोरो या
डाइक्लोरोकार्बिन का इसके ऊपर आक्रमण हुआ है और इस तरह से एक 3 मेंबर्ड रिंग बना है जो कि ओपन अप या खुलकर इस तरह से 6 सदस्यीय वलय बनाता है। तो ये है 1 2 3 क्लोरोपिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आप ये देख सकते हैं कि CHO यहाँ पर है, CHO यहाँ पर, ये भी है क्या, लेकिन यहाँ बॉन्ड्स की जो पोजीशन आप देखें कि इस तरह से डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर है, वो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट एक नहीं है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है। Which of the following possesses lowest value of pKa? तो ये हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो सबसे कम pKa वैल्यू है वो हमें निकालना है। चलिए हम किस तरह से निकालें, या क्योंकि pKa वैल्यूज़ जो है हमेशा हर कंपाउंड के हम याद रख लें एग्जामिनेशन के लिए, ये एक मुश्किल काम है, हमें लॉजिकली इस आंसर तक पहुंचना होता है। तो याद कर लेते हैं कि pKa और pKb मिलाकर होते हैं 14, यानी अगर pKa का वैल्यू अगर कम होता चला जाएगा तो उसका मतलब pKb का वैल्यू बड़ा होता जाएगा, यानी लो pKa वैल्यू का मतलब है हाई pKb वैल्यू, और हाई pKb वैल्यू का मतलब है लो KB, क्योंकि pKb जो है वो नेगेटिव लॉग होता है KB का। तो अगर हमने इन बातों को एक सिस्टमेटिकली लिखा, क्योंकि हमें लोवेस्ट वैल्यू पूछा गया है pKa का, तो हमने लो pKa से को यहाँ पर लिखा, उसका मतलब है हाई pKb, और हाई pKb का मतलब है लो KB, और लो KB का मतलब है लेस बेसिसिटी, यानी कम क्षारीयता का कम होना। उसका मतलब है लो pKa का मतलब है लेस बेसिसिटी। तो इस तरह से इस चीज़ को यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्रूशल या ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिकल डिडक्शन है। हम यहाँ अब अपने इन कंपाउंड्स को देखते हैं, इनमें से सबसे कम बेसिसिटी किसकी है, तो उसी की लोएस्ट pKa वैल्यू होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। पिरॉल का पूछा है तो ये स्ट्रक्चर है, पिरिडीन ऐसा है, पिपिरिडीन ये रहा, और क्विनोलिन जो है वो इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर्स हैं इसके। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो यहाँ एक पिरॉल ही ऐसा है जिसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एरोमेटिक सेक्सटेट के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या हकल रूल के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए इन लोन पेयर का इस्तेमाल करता है, और जिसका मतलब ये है कि वो इन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से दान नहीं किए जाते, यानी एक क्षार की तरह ये कार्य नहीं करेगा। जबकि pyridine के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर हैं वो आसानी से दान कर सकता है, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में काम नहीं आते। इसी तरह से यहाँ एरोमेटिक रिंग है ही नहीं पिपरिडीन में, तो ये आसानी से एक सेकेंडरी एमीन की तरह इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो बेस की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर जो क्विनोलिन है उसके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एरोमेटिकता में यूज़ नहीं होते, और इसी वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बेस की तरह यूज़ होंगे। तो उसका मतलब लेस बेसिसिटी, सबसे कम जो क्षारीयता है इन सभी में, इन सभी में जिस कम क्षारीयता है वो सिर्फ पिरॉल की होगी। ये बाकी जो हैं आसानी से अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान कर सकते हैं और क्षार की तरह व्यवहार ये सारे कर सकते हैं, जबकि ये नहीं कर सकता। तो इसीलिए लोएस्ट pK वैल्यू यानी लेस बेसिसिटी होगी पिरॉल की। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। याद कर लेते हैं कि एसिटिलीन, देखिए ये एसिटिलीन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर रेड हॉट ट्यूब में से पास किया जाता है तो पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज पास्ड थ्रू रेड हॉट ट्यूब द प्रोडक्ट इज। तो हमसे पूछा गया है कि एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम रक्त तप नली में से प्रवाहित करते हैं तो प्रोडक्ट कौन सा होगा। पिरॉल नहीं, विनाइल साइनाइड नहीं, और एक्राइलल्डिहाइड नहीं,
बनता है पिरिडीन, जो कि हमने इससे पहले जस्ट पहले वाले स्लाइड में देखा। तो ऑप्शन था आंसर नंबर 3। शिशुबैबिन रिएक्शन को याद कर लेते हैं। पिरिडीन के साथ, सोडामाइड के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है तो हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली जो नंबर 2 पोजीशन है उसमें NH2 लगता है। अगर नंबर 6 पे कोई, या इधर जो नंबर 2 आप कह सकते हैं, तो इस पोजीशन पे अगर कोई एल्किल ग्रुप या प्रतिस्थापित नहीं होता है तो इस साइड पे भी NH2 यहाँ पर लग जाता है। तो यानी छठे सेकेंड और सिक्स पोजीशन आप कह सकते हैं, या इसको सेकेंड और इसको सिक्स कह सकते हैं। सेकेंड और सिक्स पोजीशन पे शिशुबैबिन रिएक्शन के द्वारा जो पिरिडीन पिरिडीन के न्यूक्लियस में एमिनो ग्रुप लग जाता है। अगर जो ये पोजीशन अगर खाली हो तो 2 एमिनो ग्रुप लगते हैं, और अगर इसमें जैसे यहाँ बाधित है ये पोजीशन तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 एमिनो पिरिडीन प्राप्त होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिरिडीन व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सोडामाइड इन टॉलुइन। तो देखिए यहाँ पर अगर एक्सेस हो आधिक्य में लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 और 6 पोजीशन पे 2,6 डाई एमिनो पिरिडीन होता है। देखिए यहाँ पर पिरिडीन पूछा गया है, एल्किल ग्रुप इसमें नहीं है, तो यहाँ जो एग्जांपल यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि R अगर नहीं हो तो 2 and 6 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लग जाएगा। तो दिस इज़ द 2,6 डायमिनो पिरिडीन इज़ द करेक्ट आंसर। 2 एमिडो नहीं, 4 एमिडो नहीं, ये दोनों एमिडो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। 2,4 डाई एमिनो नहीं, 2,6 पोजीशन पे एमिनेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। याद कर लेते हैं कि फ्यूरैन का जब n-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 पोजीशन पे लिथियम लगता है और साथ में n-ब्यूटेन हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। When furan is heated with n-butyl lithium, ये हमसे पूछा गया है, the product formed are और is। तो प्रोडक्ट या तो एक से अधिक कौन से प्रोडक्ट हैं? फ्यूराइक एसिड नहीं बनेगा। हमने अभी देखा है कि लिथियम का दूसरे पोजीशन पे लिथियम लगेगा और साथ ही n-ब्यूटेन यानी C4H10 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। 2 ब्यूटाइल डेरिवेटिव और 2 लिथियम 5 ब्यूटाइल डेरिवेटिव, ये तीनों जो ऑप्शंस हैं फ्यूरिक एसिड के साथ, ये तीनों ऑप्शंस गलत ऑप्शंस हैं एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।